जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में घोष संघ बैंड इसका प्रचलन कैसे प्रारंभ हुआ इसकी चर्चा करता हूँ। इसके स्वरूप क्या है, इसके वाद्य क्या क्या होते, उसका प्रकार क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। तो यह कि यह बैंड कोई हमारी नई रचना नहीं है। ठीक है, मिलिट्री में, सेना में इस बैंड का प्रयोग अपने ढंग से होता। 26 जनवरी के दिन इस बैंड का प्रयोग होता और उसके कई दिन बाद एक रिपीट करके एक सभी प्रकार के मिलिट्री और कह सकते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं के बैंड का एक सुंदर घंटे 2 घंटे का प्रदर्शन होता। अपने आप में यह प्रारंभ से ये घटना घटी, आज भी होता। यह बैंड का प्रदर्शन अपने आप में बड़ा मोहक होता। एक के बाद एक नाना प्रकार के बैंड, इसके स्वरूप, इसकी रचनाएं, इसका वाद्य, ये सब अपने आप में बड़ा मनोरम था। पर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का भी अपना एक बैंड था। आज भी उस बैंड के तमाम गीत गुनगुनाए जाते, बजाए जाते। मैं इसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ करूँगा। महाभारत काल में यानी श्रीमद् भगवद गीता, उसके प्रारंभिक प्रथम अध्याय में ही एक श्लोक आता, तथा धैर्याश्च शंखश्च पड़वान लगो मुखा, यानी उसमें वाद्यों का वर्णन है कि किस प्रकार से वाद्य बज उठे। तो उस समय महाभारत के युद्ध की बातों में भी नाना प्रकार के बाजे थे। बाजे आज भी उसी रूप में होते। पड़व यानी जो सबसे बड़ा वाद्य होता है, आप बैंड में देखेंगे जिसको ठोका मार के बजाया जाता, जो एक निश्चित रिदम पर 16 अंकों में बजता। 16वां अंक खाली होता, 15 अंक पर ठोका होता, बायां दायां ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 15 16 ऐसे। यह कहारवा ताल पर या दादरा ताल पर या खेमटा ताल पर किसी भी ताल में यह पड़ाव एक बड़ा बास्ट्रम जिसको कहा, जिसको हिंदी में कहें तो पड़व या अंग्रेजी में कहें तो बास्ट्रम, उससे छोटा एक बाजा उसी तरह का होता जिसको 2 लकड़ी या ताशा की तरह से बजाया जाता। उसको साइड ड्रम या आनक कहा, आनक या साइड ड्रम। ये 2 बाजे बड़े सर्वाधिक होते। लेकिन जो पड़ाव है वो तो 1 या 2 हो सकता, कुछ स्पेयर होते। लेकिन आनक जो होते वह जैसा बैंड उसके अनुरूप बड़ी संख्या में, कभी 9 कभी 12, इससे अधिक यह बजाने वाले इसकी संख्या होती। फिर उसमें 2-3 वाद्यों की प्रमुख चर्चा करें। एक शंख, बिगुल जो पुराना शंख था। शंख समुद्री निकला हुआ समक भी वो ध्वनि देता, लेकिन ये वाद्य तांबे का, पीतल का, ऐसे धातुओं के बने ये बैंड में प्रयोग होते। प्रारंभ में तो समुद्री शंख ही प्रयोग होते। सब महाभारत में जैसे हर योद्धा का अपना एक शंख होता, उसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती, निश्चित आवृत्ति होती। जैसे देवदत्त, पांचजन्य, ऐसे सबके अलग अलग पौंड्र, ये सबका, भीम का शंख पौंड्र, देवदत्तो धनंजय, ऐसे 5 जन्य ऋषिकेश। ये शंखों का भी अपना अपना नाम, उसकी अलग अलग ध्वनि, उसका एक अलग अलग अनुनाद ये हुआ करता। तो ये घोष में, बैंड में ये ध्वनि भी बहुत प्रयोग होती। तो इस रूप में घोष के इस बैंड का ये प्रयोग हुआ करता। एक 4 6 10 जैसी संख्या हुई, ऐसे ये आनक, ये बजाने वाले लोग ये शंख लेकर बजाते। फिर बंसी जरा कोमल होती तो इसकी आवाज़ बहुत दूर नहीं जाती। तो बंसी यानी बांसुरी जो श्री कृष्ण के द्वारा सर्वाधिक बजाई गई, जिसका एक बड़ा महत्व रहा, बंसी और सिंह श्री कृष्ण असंपृक्त हुए वह बंसी, उसी रूप में उसके अनेक रूप हुए। आज उसका रूप कुछ अद्यतन, अधुनातन, थोड़ा उसमें प्रखरता, तेजस्विता रही। ऐसे वाद्य क्लैरिनेट है या इस प्रकार के कई वाद्य नए आ गए, लेकिन प्रधानतः तो यही वाद्य होते। तो 3 प्रकार के वाद्य विशेष रूप से उसमें प्रयोग होते। फूंके जाने वाले या ताल दिए जाने वाले या टंकार दिए जाने वाले। जैसे अगर कहें फूंके जाने वाले तो उसमें बांसुरी है, ये बिगुल है, आजकल एक मशक है। तो ये मशक, बांसुरी, बिगुल, ये इनकी श्रेणियाँ हुई और ये फूंके जाने वाले वाद्य। ताल जिसमें बास्ट्रम हुआ, आनक हुआ, ऐसे कई ऐसे ताल वाद्य। टंकार वाले वाद्य जिसमें कि एक ट्रेंगल हुआ, जहाज हुई, जब डपली हुई, ये सब इस प्रकार के वाद्य हुए। तो इसी का प्रयोग करके और ये बैंड समृद्ध होता। सबसे आगे हाथ में एक घोष दंड लिए, उसका घोष का एक प्रमुख होता जो संकेत किया करता रचनाओं को प्रारंभ करना, बजाना, कब कितनी आवृत्ति में कौन रचना बजाना। यह उद्घोष मुंह से देता, लेकिन उसका संकेत उस दंड से होता। उस दंड से नानाविध खेल करता, खेलता कूदता। उस दंड का संचालन भी अपने आप में एक बड़ी मनोरम, आंखों को चमत्कृत कर देने वाली घटना होती। लेकिन हर वाद्य का अपना अपना एक क्रम होता। मैं स्वयं जिस समय स्नातकोत्तर कक्षा यानी विश्वविद्यालय का छात्र था, तो स्वयंसेवक के रूप में मेरे मन में घोष सीखने की इच्छा हुई। मैं बड़े मन से सीखा। बहुत सारी रचनाएं साइड ड्रम की,
बैंड बजाना यानी बास्टन बजाना कोई कठिन होता नहीं। तो इस रूप में आनक की रचनाएं सीखा, घोष की रचनाएं सीखा, बंसी की रचनाएं सीखा, हर वाद्य की 4-4 6-6 रचनाएं सीख लिया। उस समय बैंड में ये निश्चित हुआ कि अब संगठन में पुरानी अंग्रेजों की समय की रचनाएं स्काउट, बी प्रिपेयर्ड, मॉन्ड, ये रचनाएं नहीं बजेंगी। अब इसके बाद हिंदी रचनाएं बजेंगी। यूँ बड़े प्रयत्न के बाद मैंने हिंदी रचनाओं को भी सीखा, चाहे वह आनक में हो तो किरण है, केरवा है, परमार्थ है, ऐसे बहुत सारी हिंदी रचनाएं हैं, संघ है, उसकी तमाम रचनाएं सीखा, लेकिन अधिक नहीं सीख पाया। और प्रयोग तो कुछ ही वर्ष कर, और फिर एक बार संघ शिक्षा वर्ग में घोष प्रमुख भी रहा। तो इस तरह से घोष की रचनाओं को मैं स्वयं सीखा। लेकिन यह अभी मैं घोष की चर्चा करूं तो इस घोष के ये स्वरूप हुए। अब प्रसंग ये आता कि ये घोष क्यों, तो अपने संगठन में संचरण होता, मितकाल होता, एक साथ चलने के लिए, एक साथ होने के लिए, एक साथ चलना, एक साथ कदम मिलाकर करना, एक साथ काम करना। ये हमारे वैद्यों की मंत्र है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम दैवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो ये साथ क्रिया करने से दिल साथ होता, विचार साथ होते, मन साथ होता, साथ विजिगी से मृत्यु करने से, और फिर हम बड़े से बड़े कार्य को कर पाते। तो ये चूँकि शारीरिक कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे यहाँ मितकाल हुआ, पथ संचलन हुआ, संचलन रूट मार्च हुआ, तो इसमें बैंड हो तो क्या कहना। तो ये बैंड हमारे यहाँ प्रयोग में आया। अब ये बैंड कहाँ से हो, तो हर प्रांत का अपना अपना बैंड होता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, संप्रति मैं बंगलौर रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो दिल्ली के निकट का एक बड़ा नगर है जिसकी बड़ी मान्यता है, मेरठ, जो एक सांस्कृतिक नगर है, उस मेरठ का क्या कहना। मेरठ दो बातों के लिए बहुत अच्छा जाना जाता। खेल कूद की सामग्री जैसे पंजाब लुधियाना ऐसे प्रसिद्ध है, तो लगभग वैसा ही अपने वहाँ रचना बनती भी है चीज़ें। और वहाँ इसका खेल कूद की, स्पोर्ट्स की सामग्री की जो बड़ी बाजार, एक होलसेल मार्केट, ये मेरठ हुआ करता। ठीक उसी प्रकार से घोष यानी इस बैंड की भी मार्केट वहाँ होती। पीतल का काम तो मुरादाबाद में ज़्यादा होता, लेकिन पीतल लेकर और उसके वाद्यों को बनाकर और उसका सारा काम, चाहे घोष की एक एक चीज़, चाहे उसका दंड हो, चाहे वाद्य हो, चाहे उसके रखने की साज सज्जा हो, चाहे उसके बजाने वालों का वेश हो, यहाँ तक कि बैंड के लोग भी वहाँ से सब चीज़ें खरीद कर ले जाते। तो वहाँ से इतनी व्यवस्था कि आप मन में इच्छा रखिए, आप कोरियर से या ऐसे नानाविध वो सामान उन दुकानों से आपके घरों तक पहुंच जाए। ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी शिशु मंदिरों, विद्या मंदिरों, विद्यालयों में वहीं का ये घोष उपलब्ध होता। आप जगह जगह से इस प्रकार के वाद्य बनने लगे हैं, और ये वेश कुछ बनारस में, कुछ मथुरा में, इस प्रकार जगह जगह तैयार हुआ जहाँ से ये बैंड तैयार होता। लेकिन आज भी सबसे बड़ी मार्केट तो मेरठ की है। इसी प्रकार हर प्रांत में अपनी अपनी एक मार्केट होती, वहाँ चाहे लाकर, चाहे बनाकर, चाहे तैयार कर ये घोष की सामग्री व्यवस्थित होती। और पूरे देश में चाहे जब संगठन के कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम होते, तो उन कार्यक्रमों की विशेषताओं में एक विशेषता ये जरूर जुड़ती कि उनका घोष कैसा था। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100, कहीं सारे बंदे को जोड़कर कई 100, हजार के ये बैंड का प्रदर्शन होता। अपने आप में बैंड का एक संचालन भी एक कार्यक्रम हुआ करता। इस प्रकार ये बैंड RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना का एक अंग बना। जिस समय ये बैंड बजता, वो उसका क्या कहना। सेना के लोग भी RSS के बैंड का एक महत्व मानते। आज हमारे उत्तर प्रदेश के शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ऐसे तमाम इस बात के लिए जानते हैं उनके पास बैंड है। शिक्षा विभाग के लोग, सरकारी विभागों के लोग उस विद्यालय को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि उसके पास बैंड है। वो बैंड स्वागत के काम आता, एक वहाँ उनके कार्यक्रमों में शोभा बढ़ाता। ये बच्चों में एक रचना धर्मिता, एक संगीत के प्रति रुचि, अभिरुचि ये पैदा करता। इस रूप में इस बैंड का बड़ा महत्व है। तो चाहे RSS संगठन हो और चाहे विद्या भारती के विद्यालय हो, दोनों में ये संघ के बैंड और उसकी रचनाओं के वादन का क्रम परंपरा अनुसार चल रहा है। 1925 में संघ और उसी के लगभग शुरुआत से ही ये बैंड का क्रम चला। विद्यालय जब से भी प्रारंभ हुए, तो उन विद्यालयों में इस बैंड का प्रचलन ये हमारी प्रमुख विशेषता है। यानी हमारे वैशिष्ट में ये बैंड एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जुड़ा। इसको केवल एक हल्केपन में नहीं लेना चाहिए, बल्कि परंपरा अनुसार महाभारत काल से जो ये वाद्यों की रचना हुई और युद्ध हुआ, तो ये बैंड भी एक बड़ी भूमिका अदा करते। उत्साह, ऊर्जा भरने में इस बैंड का कोई सानी नहीं। तो ये इस बैंड की रचना
हमें व्यवस्थित करनी चाहिए और हर रचना को ठीक सीख कर और इसको प्रयोग लाना चाहिए। केवल परिचयात्मक वीडियो था तो मैंने कुछ आपके सामने चर्चा की। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।